चारपाई पर लेटी हुई शोभा जी बहुत देर से कर्रा रही हैं। बहू को 2 से 3 बार आवाज़ देती हैं, कमरे में दवाई दे जाओ, पानी रख जाओ, लेकिन बहू कमरे में लेटी आराम फरमा रही है। उसे सास की तबीयत खराब हो या सही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ अपनी सास के काम से मतलब है। तभी कमरे में बैठी हुई शोभा जी के कानों में बहू की आवाज़ पड़ती है, माँ जी आटा ख़त्म हो गया है, गेहूँ धुलकर साफ़ कर दीजिए जिससे मैं आटा पिसवा सकूँ। और हाँ माँ जी, मैंने फ्रिज में मलाई निकाल कर रख दी है, 2 घंटे बाद मलाई से घी भी निकाल देना। ये सारे काम आज ही हो जाने चाहिए। 2 दिन से शोभा जी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद सर्दी लगने की वजह से उन्हें बुखार हो गया है। वे बहू से कहती हैं, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम मलाई से घी को निकाल लो, मुझसे नहीं होगा। बहू कहती है, क्यों नहीं होगा, ऐसा मैंने क्या बता दिया जो तुमसे नहीं होगा। मलाई से घी ही तो निकालना है। वैसे भी तुम्हें पता है कि कल तुम छोटे बेटे बहू के घर जाने वाली हो। तुम्हारे दोनों बेटों ने ये तय किया था कि तुम 1 महीने मेरे पास रहोगी, 1 महीने छोटे बेटा बहू के पास। तुम्हारा कल मेरे पास पूरा 1 महीना हो जाएगा। उससे पहले मैंने कुछ काम निकाल कर रखे हैं, उनको आज ही निपटा देना, मेरे लिए छोड़कर मत जाना। कमरे में बैठी हुई शोभा जी बहू की बात सुनकर दुखी हो जाती हैं और सोचती हैं, बहू को काम की पड़ी है, मेरी तबीयत की नहीं। और कल जब मैंने बहू से पैसे मांगे थे तो और कहा था कि डॉक्टर को दिखाने चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बहू ने ये कहकर मना कर दिया था कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी आपको कुछ नहीं हुआ है। और अभी 2 दिन बाद तुम अपने छोटे बेटे बहू के घर जाने वाली हो, तो उनसे ही बोलना डॉक्टर को दिखाने के लिए, हम नहीं दिखाएंगे। अब 2 दिन बाद जब आप छोटे बेटे बहू के घर जा रही हो तो उधर ही दिखा लेना, हम तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च क्यों करें। 1 महीने तक तो तुम्हें उन्हीं के पास रहना है, उनके ही घर में रहकर काम करना है, तो हम तुम पर और तुम्हारी इलाज पर अभी पैसे खर्च नहीं करेंगे। बहू ने डॉक्टर को दिखाने के लिए तो छोटे बेटा बहू के लिए बोल दिया, लेकिन काम के लिए आज ही सब कुछ हो जाना चाहिए, चाहे शरीर में जान हो या ना हो। लेकिन शोभा जी भी क्या करें, ये उनकी मजबूरी है अपने दोनों बेटा बहू के पास 1-1 महीने रहने की। साल भर पहले उनके पति विनोद जी की अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। विनोद जी की गांव में 25 बीघा ज़मीन है, पक्का मकान बना हुआ है। विनोद जी जब तक जिंदा थे, शोभा जी खुशी खुशी अपने पति के बनाए हुए घर में रहती थी। दोनों बेटा बहू भी उसी घर में रहते थे और कोई समस्या नहीं थी, आराम से मिलजुल कर रहते थे। बहुएं भी शोभा जी की बात सुनती थीं और बेटे भी अपने पिता से बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। लेकिन पिता के जाने के बाद ही उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। दोनों बहुओं में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वह तो विनोद जी की वजह से एक ही छत के नीचे रह रही थी, लेकिन अपने ससुर जी के जाने के बाद ही दोनों बहुओं ने खुलकर अलग अलग रहने की बात कर दी। जब बहुओं ने अलग घर बनाने की बात कही तो शोभा जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके दोनों बेटा बहू अलग अलग हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा बुरा उन्हें तब लगा जब उन्हीं के बेटों बहुओं ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया और अपनी माँ से एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। शोभा जी आज खुद को बहुत अकेला और लाचार महसूस कर रही थी। जब उनके दोनों बेटों ने उनकी मर्जी जाने बिना ही 1-1 महीने के लिए बांट लिया। बड़े बेटे ने पुश्तैनी घर ले लिया और छोटे बेटे को कुछ पैसे देकर ही गांव में घर बनवा दिया। दोनों बेटे अलग अलग घरों में रहने लगे। आज शोभा जी को बहू बेटों के पास रहते रहते 1 साल गुजर गया था। 1 महीने छोटे बेटे के पास रहती थी और 1 महीने बड़े बेटे के पास।
रहती थी। आज बड़े बेटे बहू के पास उनका पूरा 1 महीना हो गया था। कल उन्हें छोटे बेटे बहू के पास जाना है, और जब भी दूसरी बहू के पास घर से वे दूसरी बहू के पास जाती हैं तो बहुएं उन्हें घर के जितने भी काम होते हैं शोभा जी से करवा लेती हैं, जैसे मलाई से घी निकालना, ऊपर बड़ी वाली छत की झाड़ू लगवाना। घर के जो भी काम होते हैं वे भी शोभा जी से करवा लेती हैं। उनके बाद ही बहुएं उन्हें भेजती हैं। आज भी उनकी बड़ी बहू ने छोटी बहू के पास भेजने से पहले मलाई से घी निकालने का काम दे दिया था। शोभा जी कमरे में उदास बैठी थी। उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सोच रही थी कि काश अपने पति की जगह वे चली जाती तो कितना अच्छा होता, कम से कम 2 हिस्सों में तो न बंटती। बहू बेटों के आगे लाचार हो गई हैं। बुढ़ापे में औरतों के हिस्से में हमेशा लाचारी ही क्यों आती है? सब कुछ मेरे पति का किया धरा है, लेकिन मेरे बेटों ने ऐसे बांट लिया है जैसे उन्होंने ही किया हो, और मुझे दूध में से मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया है। जब तक उनकी बहू रानी की आवाज़ सुनाई देती है, माँ जी कानों में तेल डालकर बैठी हो क्या? अब जल्दी से आकर काम भी कर दो। एक दिन ही का समय है, कल तुम्हें जाना है। और हाँ, मैंने गेहूँ निकाल कर रख दिए, उनको भी धुल देना। कल जाने से पहले साफ कर देना। आटा ख़त्म हो गया है। शोभा जी क्या करती? बहू की बात सुनकर कमरे से उठकर रसोई में आ गई तो देखा मलाई की बड़ी बड़ी 2-3 भगोनी भरी हुई रखी हैं। दोनों भगोनियों को शोभा जी ने बड़े भगोने में उंडेला। पूरा 1.5 घंटा लगा मलाई से घी निकालने में। ढेर सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे। रानी रसोई में पानी गर्म करके अपनी सास को देते हुए कहती है, बर्तनों को भी धो देना, सर्दियों का समय है, घी के बर्तन बड़ी मुश्किल से धुलते हैं। मैंने पानी गर्म कर दिया है, फटाफट से साफ कर दो। ऐसी सर्दी में शोभा जी सारे बर्तन धोकर कमरे में आकर बैठ गई। इतना सारा काम करने के बाद उनकी कमर में दर्द होने लगा। तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं थी। शाम को जब बेटा दुकान से वापस आया तो शोभा जी ने बेटे से कहा, बेटा बुखार की दवा ले आओ, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा पास की दुकान से बुखार की दवाई ला कर दे देता है। शोभा जी दवाई और थोड़ी सी खिचड़ी खाकर सो जाती हैं। दवा खाने की वजह से उन्हें शोभा जी को थोड़ा ठीक लगता है। वे सुबह 8 बजे नहाने के बाद शोभा जी रसोई में गईं। बहुत तेज भूख लग रही थी। कल तबीयत खराब होने की वजह से कुछ खाने पीने का मन नहीं किया था। रात में थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी तो बहू से कहने लगी, रानी तुमने सुबह नाश्ते में क्या बनाया था? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता दे दो। मुझे तो रसोई में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बहू कहती है, माँ जी आज मैंने तुम्हारा नाश्ता नहीं बनाया है, हम दोनों के लिए आलू के पराठे बनाए थे और खा भी लिए। वैसे भी तुम्हें तो आज देवर जी लेने आते ही होंगे। आज का नाश्ता तुम छोटे बेटे बहू के घर ही में करना। आज मैंने तुम्हारा नाश्ता इधर नहीं बनाया है। शोभा जी कहती हैं, बहू जब तुम नहाने गई थी तो छोटी बहू का फ़ोन आया था कि वे 2 दिन के लिए मैके जा रही है। अभी 2 दिन तक मैं तुम्हारे घर में ही रहूँगी, उधर जाकर भी क्या करूँगी? शोभा जी की बात सुनकर रानी का मुँह बन जाता है, आग बबूला हो उठती है। माँ जी, पिताजी के जाने के बाद दोनों बेटों ने यह फैसला किया था कि 1-1 महीने आप अपने दोनों बेटों के पास रहेंगी। मैं 1 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं रखूँगी। दूसरे दिन शोभा जी बहू के आगे हाथ फैलाकर कुछ पैसे मांगती हैं तो बहू पैसे देने से साफ इनकार कर देती है। शाम को जब दुकान से बेटा आता है तो माँ अपने दवाइयों के लिए कुछ पैसे बेटे से मांगती है तो बेटा भी अपनी माँ को झिड़कते हुए कहता है, क्या माँ, अभी तो दुकान से आया हूँ और तुमने पैसों की बात छेड़ दी। मौका तो देखा करो, पूरे दिन से थक हार कर आया हूँ, तुम्हें पैसे का क्या करना है? कल तुम्हारे लिए
दवाई लाकर तो दी थी, एक गोली फिर से खा लो, डॉक्टर को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू बेटे की ऐसी बातें सुनकर शोभा जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गईं। सबकी बातें सुनकर कमरे में जाकर बैठ गईं। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने ही घर में परायों की तरह रहना पड़ रहा है। अपने ही घर में बहू बेटों ने बांट लिया है मुझे। कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इस घर को मैंने कितने प्यार से सजाया संवारा था। जिस घर में मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा किया था, आज उसी घर में मुझे 1 महीने भर की रहने की परमिशन दी गई है। अपने ही घर में मैं 1 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ। शोभा जी बाहर बरामदे में बैठ गईं। भूख के मारे उनके पेट में बुलबुलाहट हो रही थी। बहुत देर तक बैठी रहीं कि कुछ खाने को मिल जाए। जब उन्हें बड़ी बहू के घर में कुछ खाने को मिलने की आस नहीं रही तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा मुझे अपने घर ले चलो। बहू नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो। शोभा जी की बात सुनकर पास के ही घर में रहने वाला छोटा बेटा अपनी माँ को अपने घर तो लेकर आ गया, लेकिन उनके घर जाकर जब उन्होंने घर का नज़ारा देखा तो दंग रह गईं। बहू घर के सभी कमरों में ताला लगाकर गई हुई है। साथ ही साथ रसोई का खाना भी बाहर निकाल कर रख कर गई है। शोभा जी को बहुत तेज़ की भूख लग रही थी। अपने बेटे से कहती हैं, बेटा रसोई में कुछ रखा हो तो मुझे दे दो। बेटा अपने पास से चाबी निकालता है और रसोई में जाकर ताला खोलकर माँ को कुछ खाने के लिए दे देता है। रसोई में ताला देकर शोभा जी चौंक जाती हैं कि बेटा रसोई में ताला क्यों लगा है, तुम तो अभी घर पर ही हो। बेटे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे समझ गई थी कि शायद बहू ये ताला मेरी वजह से लगाकर गई होगी। कहीं ऐसा ना हो मेरे पीछे से मेरी सास आ जाए और रसोई में मेरे खाने पीने की चीज़ों को ख़त्म कर दे। बेटा भी अपनी माँ को नसीहत देकर अपनी खेती बाड़ी के काम को देखने के लिए चला गया, लेकिन माँ से कह कर गया था कि अपने कमरे में चुपचाप से बैठना। पूरे घर में टहलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी घर की चीज़ इधर से उधर हुई तो तुम तो अपनी छोटी बहू का स्वभाव जानती हो, तुम्हें बहुत गुस्सा करेगी और मैं भी कुछ नहीं कह पाऊँगा। और मैंने तुम्हारे खाने के लिए दाल रोटी निकाल कर कमरे से बाहर रख दी है, कहीं वही खा लेना। बहू बेटे का रवैया देखकर शोभा जी अपने बेटे से ये भी नहीं कह पाई कि बेटा ऐसी सर्दियों में ठंडी दाल और रोटी मुझे नहीं खाई जाएगी। तुम रसोई का ताला मत लगाओ, मैं कम से कम खाना गर्म करके तो खा लूँगी। लेकिन उनकी अपने बेटे से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन तो उनका अपने छोटे बेटे बहू के घर में कट गया, क्योंकि पहले तो छोटे बहू के 2 बच्चे हैं, उसकी वजह से उनका मन लग रहा था। लेकिन बहू अभी 2-4 दिन के लिए मैके गई है तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर गई है और छोटा बेटा भी अपने काम की वजह से घर से बाहर रहता है। अकेले में शोभा जी का मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वे एक दिन अपने बेटे से कहती हैं, बेटा शाम के समय में 2 घंटे के लिए मंदिर जाया करूँगी। उधर उनके ही उम्र की कुछ औरतें आती हैं जहाँ उनका मन लग जाता है। बेटे ने भी हाँ कह दिया, क्योंकि उसे लगा अच्छा है, बुढ़िया 2 घंटे के लिए घर से तो जाएगी। जब रोज़ाना शाम के समय शोभा जी मंदिर जाती हैं और वे 2 घंटे उनके बहुत ही सुकून के साथ बीत जाते हैं। 4 दिन बाद उनकी छोटी बहू मैके से वापस आ जाती है। शोभा जी से उनकी बहू कहती है, माँ जी मैंने लाल मिर्च और खड़ा मसाला निकाल कर रख दिया है, सिलबट्टे से कूट देना ख़त्म हो गया है। जब भी इस तरह के काम होते हैं दोनों बहुएं शोभा
बहुएं शोभा जी को पकड़ा देती हैं। लाल मिर्च पीसने की वजह से उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सारा काम करने के बाद वे जब शाम को मंदिर गईं तो मंदिर में उनके साथ भजन करने वाली माला जी ने पूछा, अरे शोभा, आज तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या हुआ? कोई बात है क्या? अगर कोई बात हो तो मुझे बता सकती हो। शोभा जी अपनी सहेली की बात सुनकर कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं माला जी उनकी परिस्थिति को समझ जाती हैं, क्योंकि वे भी बहू बेटे वाली। उनके घर में भी 3-3 बहुएं बेटे हैं और वो भी बहू बेटों की आदतों को अच्छी तरह से जानती हैं और बुजुर्गों की परिस्थिति से भी खूब अच्छी तरह से परिचित थी। और वे ये भी जानती थी कि कोई भी बुजुर्ग माँ अपने बहू बेटे की बात कहीं नहीं बताएगी, भले ही उसे अपने ही घर में कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना मिल रही हों। लेकिन वे नहीं कहती है, कहीं लोग उस पर ही ना हंसने लगे। एक दिन माला जी शोभा जी से कहती हैं, शोभा, हम सभी औरतें पास में ही मनसा देवी के मंदिर है, दर्शन को जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। हम सब गांव की औरतों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया है, बस बुक कराई है। शोभा जी का जाने का मन तो बहुत है, लेकिन अपने बेटे बहू से पूछे बिना वे हाँ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं बेटा बहू जाने देंगे या नहीं। घर जाकर अपने छोटे बेटे बहू से इस बारे में बात करती हैं तो दोनों ही मना कर देते हैं और कहते हैं, गांव के मंदिर में जाती हो इतना ही बहुत है, कहीं और बाहर जाकर दर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। सभी जगह भगवान एक जैसे ही होते हैं और तुम बुढ़ापे में घर बैठे बैठे ये फालतू के खर्चे मत लगाया करो। देखती नहीं हो घर में कितने खर्चे हैं और तुम्हारी दवाइयों पर भी कितना खर्च होता है, और तुम्हें घूमने की पड़ी है। मैं अपने बहू बेटे की बात सुनकर शोभा जी चुप हो गईं। छोटे बेटे बहू ने इस तरह से इन्हें झड़का था कि उनकी हिम्मत बड़े बेटे बहू से कहने इस बारे में बात करने की नहीं हुई। दूसरे दिन मंदिर में माला जी शोभा जी से पूछती हैं, बता शोभा, क्या हुआ? तुम्हारे बेटे बहू ने क्या कहा? वे कुछ नहीं कहती हैं। उनकी चुप्पी माला जी बहुत अच्छी तरह से समझ जाती हैं। वे शोभा जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती हैं, शोभा, मैं तुम्हारी परिस्थिति को खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। एक समय पर मेरी भी परिस्थिति तुम्हारी तरह ही थी। अपने पति के जाने के बाद अपने बहू बेटे पर पूरी तरह से निर्भर हो गई थी। एक पैसे के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता था। कहीं आने जाने के लिए उनसे आज्ञा लेनी पड़ती थी। बहू बेटों ने खाने पीने तक के लिए तरसा दिया था। लेकिन आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आज मैं अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ, अपनी मर्ज़ी से खाती हूँ और जहाँ मन होता है अपनी मर्ज़ी से जाती हूँ। माला जी की बात सुनकर शोभा जी चौंकते हुए कहती हैं, सच माला, तू सही कह रही है, लेकिन तेरे तो 3-3 बेटे और बहुएं हैं, फिर तू अपनी मर्ज़ी से कैसे आती जाती है? तेरे बेटे तेरे ऊपर पाबंदी नहीं लगाते, कहीं आने जाने के लिए पैसे देने से पहले गुस्सा तो नहीं करते? मेरे तो बेटे मेरी दवाई पर खर्च करते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं, और कहीं घूमने फिरने पर खर्च करने की बात तो उनसे कर ही नहीं सकती हूँ। माला जी बोली, कर सकती हो शोभा, बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद ही अपने लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, अपने लिए कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। तुम अपने बेटा बहू के पास बोझ बन कर रहोगी, तब तक वे तुम्हें बोझ की गठरी समझकर ही ढोते रहेंगे और इधर से उधर भेजते रहेंगे। लेकिन जब तुम बोझ बनने की बजाय अपनी चीज़ों पर अधिकार जताना शुरू कर दोगी और पूरे हक के साथ रहोगी, तो कहीं वही बेटे तुम्हें पूरे मान सम्मान से रखेंगे। अगर तुम आर्थिक रूप से मजबूत होगी और तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे तो कोई भी तुम्हारी मर्ज़ी का काम करने के लिए नहीं रोक सकता है, भले ही वे तुम्हारे बहू बेटे ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें
खुद ही कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तो तुम्हें कुछ हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी ये संभव हो पाएगा। माला जी की बात सुनकर शोभा जी के चेहरे पर चमक आ जाती है और अब वे भी अपने बेटों के इन बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। एक सुकून का बुढ़ापा काटना चाहती थी, जहाँ बहू बेटे उन्हें बोझ न समझें, इज्जत के साथ घर में रखें और मान सम्मान करें। उन्हें समझ में आ गया था कि उन्हें अब क्या करना है। दूसरे दिन वे अपने बहू बेटे से कहती हैं कि उनकी सहेली माला पास के ही शहर में अपनी आँखों को दिखाने जा रही है। आँखों का फ्री कैंप लगा है। मैं भी सोच रही हूँ अपनी आँखों को दिखा आऊँ। बहुत दिनों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेटे बहू ने भी उन्हें जाने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि बुढ़िया अपनी सहेली के साथ जा रही है। जाने आने के लिए ना खर्च मांग रही है, ना कोई और पैसा। जहाँ जाए चली जाए। शोभा जी अपने सहेली के साथ शहर में जाकर अपने पति की ज़मीन जायदाद के बारे में पता करती हैं और उनकी ज़मीन कहाँ पर है, वे उसके नाम किस के नाम पर है। फिर पता चलता है कि शोभा जी के पति गांव के बाहर वाली जो 10 बीघा ज़मीन खरीदी थी, वे उन्होंने अपनी पत्नी के नाम खरीदी थी। बाकी की ज़मीन उनके नाम थी, जो उनके बेटों के पास आ गई थी। 10 बीघा ज़मीन अपने नाम सुनकर शोभा जी और उनकी सहेली खुशी से झूम उठी। वे दोनों खुशी खुशी वापस आ गए और अपनी सहेली की मदद से उस ज़मीन को बेचने का फैसला करती हैं। 4 दिन बाद दरवाजे पर कोई आता है तो छोटा बेटा दरवाज़ा खोलता है तो बाहर 2 आदमी खड़े हुए होते हैं और कहते हैं कि उन्हें शोभा जी से मिलना है। छोटा बेटा आवाज़ देता है, माँ जी तुमसे कोई मिलने आया है, लेकिन वे बहुत अचंभित होता है। कौन मिलने आया होगा और ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानता। शोभा जी उन सब को देख कर कहती हैं, आइए, आपका ही इंतज़ार कर रही थी। छोटी बहू कहती है, माँ जी ये कौन है और किस लिए आए हैं। माँ बेटे से कहती है, बेटा अभी तो तुम अपने बड़े भाई को फ़ोन करो, वे भी इधर आ जाए, मैं सब बताती हूँ कि ये कौन है। हड़बड़ाते हुए छोटी बहू अपनी जेठानी को फ़ोन करती है। दोनों बेटे बहुएं थोड़ी ही देर में शोभा जी के सामने हाजिर हो जाते हैं। उनके मन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ये दोनों व्यक्ति शोभा जी को पेपर देते हुए कहते हैं, ये देखिए शोभा जी, आपकी ज़मीन के सारे कागज़ तैयार हैं, आपको इन पर दस्तखत करने हैं, उसके बाद ये सारे पैसे आपके हो जाएंगे। मैं आपको आपकी ज़मीन के मुँह मांगे दाम देने के लिए तैयार हूँ और पूरी 10 बीघा ज़मीन हम लोग ख़रीद लेंगे। पास में खड़े हुए दोनों बेटे बहुएं उन दोनों व्यक्ति की बात सुनकर अवाक रह जाते हैं कि माँ के नाम 10 बीघा ज़मीन है और माँ हम दोनों को बिना बताए उस ज़मीन को बेच रही है। बड़ा बेटा चिल्लाते हुए कहता है, माँ तुम पागल हो गई हो, पिताजी की खरीदी हुई ज़मीन बेच रही हो। सब लोग अपने बच्चों के लिए ज़मीन जायदाद खरीद कर रखते हैं और तुम बेच रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और हम तुम्हें कौन सा हंटर मारकर रखते थे, आराम से एक कोने में पड़ी रहती थी, खाने को दोनों टाइम मिलता है और उसके बदले में थोड़ी बहुत घर के काम करने पड़ते हैं, तो क्या हो गया, इतना तो तुम्हें हमारे साथ रहकर करना ही पड़ेगा। आखिर हम तुम्हें 2 वक्त का खाना खिला रहे हैं, ये तो तुम एहसान मानो। शोभा जी उठकर दोनों बेटों के गाल पर थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी का एहसान जताते हुए मैंने तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट में रखा है, इतने बड़े होने तक पाला पोसा है और मैंने भी तुम्हें खाना बना कर खिलाया है, उसका कुछ नहीं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी माँ को डांटते हुए, एक एक रोटी को
तरसाते हुए, एक एक गोली के लिए तरसाते हुए तुम दोनों ने जीते जी मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है, एक एक पैसे के लिए तरसा दिया है। और जब मेरे पति मेरे नाम पर 10 बीघा ज़मीन है तो उस ज़मीन को मैं चाहे बेचूं या अपने पास रखूं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? मुझे भी बुढ़ापे में, बीमारी में और खाने पीने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगूं, इसलिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करके अपने बुढ़ापे को सुधार रही हूँ। तुम लोगों का कुछ नहीं ले रही हूँ। जो कुछ है मेरे पति का है और इसको तुम मुझसे नहीं छीन सकते हो। माँ की बात सुनकर दोनों बेटे बहू के होश उड़ गए। दोनों बेटा बहू शोभाजी के पैरों में गिर पड़े और दोनों बेटे माँ से बोले, माँ आप ज़मीन मत बेचो। आज के समय में ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल का काम है। आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे। बहुत आराम से आपको घर पर रखेंगे। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम दोनों आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे और बहुएं भी आपसे घर का कोई काम नहीं कराएंगी। लेकिन इस ज़मीन को मत बेचो। शोभाजी अपनी सहेली माला को भी बुला लेती हैं। माला जी गाँव के 4 लोगों को और गांव के सरपंच को साथ लेकर आती हैं। शोभा जी सबके सामने कहती हैं कि मेरे बेटे बहू मुझे ज़मीन बेचने के लिए इनकार कर रहे हैं। चलो मैं ज़मीन नहीं बेचूंगी, लेकिन इसके बदले में बहू बेटों को बुढ़ापे में मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर मैं 10 बीघा ज़मीन में से 5-5 बीघा ज़मीन अपने बेटों को दूंगी तो दोनों बेटों को भी मेरी देखभाल करनी पड़ेगी और मेरा जहाँ मन होगा वहाँ रहूँगी। 2 हिस्सों में बंटकर नहीं रहूँगी। आप सबको तो पता है कि 10 बीघा ज़मीन की कीमत क्या होती है, लाखों रुपए की होती है। तो क्या ज़रूरत पड़ने पर बहू बेटे मेरे ऊपर मेरी दवाइयों पर 500,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सबके सामने मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे बहू सब आपके सामने मुझसे वादा करें कि वे मुझे 5,000 रुपये खर्च के लिए देंगे और मैं अपनी पति के पुश्तैनी घर में रहूँगी। और अब मुझसे बुढ़ापे में काम नहीं बनता है। मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। जहाँ मन होगा वहाँ जाऊँगी और मुझे सुबह शाम खाने को दिया जाएगा। अगर बहू बेटे मेरी इन शर्तों को मानने को तैयार हैं तो ही मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूँगी, वरना लाखों रुपए की ज़मीन बेचकर आराम से मैं अपने घर में रह सकती हूँ। और हाँ, ये मत भूलना कि जिस घर में तुम रह रहे हो वे तुम्हारे पिताजी का बना हुआ है। अपनी माँ की 4 लोगों के बीच में इस तरह की बातें सुन कर के बहू बेटों के पसीने छूट गए। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो माँ सच में ज़मीन बेच दे तो उनका क्या होगा। तो बेटे बहू शोभा जी पैरों को पकड़कर उनकी हर एक शर्त मानने के लिए बहू बेटे तैयार हो गए। माँ तुम जैसा कहोगी हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। माँ तुम्हारे लिए हम बाहर वाला कमरा साफ करा देंगे। आप आराम से उस कमरे में रहो और बहुएं भी किसी काम के लिए नहीं कहेंगी। आराम से अपना बुढ़ापा गुजारो। सभी लोग शोभा जी के साहस की सराहना करने लगे कि बुढ़ापे पर सुखी रहना है तो कठोर बनना ही पड़ता है, वरना लाचार बनने से तो ज़िंदगी नर्क बन जाती है। और हाँ, ये कलयुग है, इधर हर किसी को अपना सोचकर चलना पड़ता है। समय का कुछ पता नहीं कब कौन बदल जाए। शोभा जी अपनी सहेली माला जी की तरफ मुस्कुराकर देखती हैं और उनको धन्यवाद देती हैं कि आज तुम्हारे सहयोग की वजह से ही मैं अपने बेटे बहू के लिए इतना बड़ा कदम उठा पाई हूँ, वरना मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी बहू बेटों को कुछ भी कहने की। और अगर तुम ना होती तो पूरी ज़िंदगी मुझे इनके हिसाब से चलना पड़ता।
अब शोभा जी अपने पुश्तैनी घर में आकर आराम से रहने लगीं और बहू बेटे समय पर 5,000 रुपये और खाना देने लगे। तो दोस्तों, आज के समय में बुढ़ापे पर बहू बेटे से ज़्यादा पैसे और प्रॉपर्टी काम आती है। अगर आपके पास बुढ़ापे पर कोई प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने अच्छे बुढ़ापे के लिए कीजिए। हालांकि सब घर में ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत से घरों में ऐसी परिस्थितियाँ हैं। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? बुज़ुर्ग व्यक्ति को भी अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है या नहीं? उनको भी आत्मनिर्भर होना चाहिए या नहीं? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारी इस कहानी को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ समर्थन कीजिए ताकि अगली कहानी में आपके सामने अच्छी से अच्छी पेश कर सकूं और अपनी गलतियों में सुधार कर सकूं। कहानी बहुत अच्छी है, ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मैं ऐसी ही हिंदी कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। मेरी हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।